सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बताएं क्या हाल चाल। सब बढ़िया, एकदम मस्त। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आज मेन फिजिक्स से स्टार्ट हो रहा है, जिसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि फिजिक्स का पहला चैप्टर इसी को बोला जाता है, काइनेमेटिक्स को। काइनेमेटिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन फॉर फिजिक्स। ऐसा आप मान लीजिए कि फिजिक्स में आप ये ऐसा पार्ट पढ़ रहे हैं जो आगे कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो बिना काइनेमेटिक्स का आप फिजिक्स में एंट्री नहीं ले सकते। सर पहले भी आपने बोला कि सर वेक्टर पढ़ रहे हैं आप, बेसिक मैथ पढ़े, तो उसको भी, उसके बिना भी काम नहीं चल सकता। हाँ बेटा, बिल्कुल हम बोले, क्योंकि वो ऐसा ही है। लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है इसमें? उसमें डिफरेंस जो है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें वो यूज होता है। वैसे ही जब हम ये पढ़ते हैं तो उसके बीच में कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। वो जितना अभी तक पढ़े हैं बेसिक, जो कैलकुलेशन को इस्तेमाल करने में होता है। और वेक्टर का भी ऐसा मान ले कि हर जगह अलग अलग अपना अपना कॉन्सेप्ट है, पर काइनेमेटिक्स भी उसी में से एक है। एक तो ये फिजिक्स का पार्ट हो गया और दूसरा ये आगे हर चैप्टर से कोरिलेट करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता देते हैं काइनेमेटिक्स का अगर मेन ग्रिप आपको पकड़ना है तो फिलहाल इसमें धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप अगर अचानक चाहेंगे कि हम एक बार पढ़ के अचानक पूरे काइनेमेटिक्स का अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन डील कर लें, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये बता रहे हैं। इसके साथ आपको रेगुलर टच में रहना होगा। धीरे धीरे जैसे चैप्टर खत्म भी हो जाए फिर भी आपको रेगुलर रिवीजन में रहना होगा, तब जाके आप अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर पाएंगे। काइनेमेटिक्स का बहुत ही कम सेक्शन, बहुत ही छोटा सा सेक्शन है फार्मूला इसका, फार्मूला का सेक्शन, पर क्वेश्चन का इसका अंत नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन है, अंत इसका क्वेश्चन का नहीं है, हर वैरायटी का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग आज उसी का पार्ट का स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होता है, पहले छोटा छोटा पे बात करेंगे, होता क्या है काइनेमेटिक्स, किस तरीके से हम चर्चा करेंगे। एक एक करके हम लोग पहले बात करते हैं, फिर मेन आएंगे काइनेमेटिक्स के अंदर जो हम टॉपिक लिख चुके हैं। एक रेस्ट एंड मोशन आज का जो टॉपिक है, और एक है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पे हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स पे। क्या होता है काइनेमेटिक्स, क्या किस चीज का बात करता है काइनेमेटिक्स? तो सिंपल सा आप इस पे अगर ध्यान से देखें तो पहले समझें, थोड़ा सा इस बात को समझें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m है, या मास हटा दें अभी, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, चला जाए, आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं। मान लेते हैं कोई ब्लॉक है a। अब हम क्या किए, स्टार्टिंग में ये रुका हुआ था, मतलब वेलोसिटी इसका जीरो है, इसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है। डन। अब हमने क्या किया, इस पे एक फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, तो क्या ये ब्लॉक चलने लगेगा? ऑब्वियस है चलेगा। क्या इसके पास कुछ समय बाद वेलोसिटी आ जाएगा? ऑब्वियस है आ जाएगा। क्या इसके पास कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा? आ जाएगा। अरे भाई ये सब तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, हम फिर से पढ़ेंगे, पर थोड़ा बहुत तो जानता होगा ना यार। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या हमारा जब ये फोर्स नहीं लगा था, क्या हमारा ब्लॉक रुका हुआ था, रेस्ट पर था? क्या ब्लॉक रेस्ट पर था? हाँ ना बोलो। हाँ रेस्ट पर था सर, बहुत बढ़िया। जैसे ही हमने फोर्स लगाया, क्या ये ब्लॉक चलना स्टार्ट कर दिया? क्या इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी आ गया? क्या इस ब्लॉक के पास डिस्प्लेसमेंट आ गया? क्या ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन आ गया? तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर जो बोला जाता है कि इफेक्ट ऑफ मोशन, जो भी मोशन में इफेक्ट आया है उसका स्टडी करना क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। हाँ, इसमें एक चीज और है, कॉज ऑफ मोशन का स्टडी नहीं करना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसका? इफेक्ट ऑफ मोशन। जैसे मान लीजिए कि हमारा ब्लॉक रुका हुआ था, डन, हम उस पर फोर्स लगाएं, क्या उसके मोशन में कुछ ना कुछ चेंज आया? मोशन में कुछ ना कुछ इफेक्ट आया? हाँ सर। कैसे पता चला? उसके पास वेलोसिटी आ गया, उसके पास एक्सेलरेशन आ गया, उसके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो कहीं ना कहीं मोशन में इफेक्ट तो पड़ा। हाँ, तो जो मोशन में इफेक्ट होता है उसका स्टडी करना क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। विदाउट स्टडी कॉज ऑफ मोशन, किसके कारण ये आया, ये नहीं पढ़ना है इसमें। ये पढ़ना है आगे का चैप्टर जो हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे।
फिर से रिपीट है, काइनेमेटिक्स किसको कहेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ मोशन विदाउट स्टडी कॉज ऑफ मोशन, विदाउट स्टडी कॉज ऑफ मोशन। किसके कारण ये मोशन आया है इसका स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ जनरली स्टडी ऑफ मोशन है। अगर मान लिया जाए, छोटा सा डेफिनेशन इसका लिखें तो लिखे, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट, इन विच स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ मोशन, इफेक्ट ऑफ मोशन। किसका स्टडी करेंगे? इफेक्ट ऑफ मोशन, या फिर ऐसे लिख सकते हो इफेक्ट ऑफ मोशन, या फिर ऐसे लिख सकते हो स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन। सिंपल सा दोनों लिख सकते हो। इसमें क्या है? स्टडी ऑफ मोशन, मोशन का स्टडी करते हैं, लेकिन ये मोशन किसके कारण आया है ये स्टडी इसमें नहीं करते हैं। तो सिर्फ मोशन का स्टडी करना कहलाता है क्या? काइनेमेटिक्स। लाइक एज, मान लेते हैं क्या क्या, लाइक एज क्या क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाँ भाई बोलो, साथ में बोलो, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। हाँ भाई, इतना ही स्टडी किया जाता है मोशन में। जब भी बात होगा मोशन का, हमेशा याद रखे हमारे पास कितना फैक्टर है? 5 फैक्टर है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर ये 5 फैक्टर आप अच्छे से समझ गए, आप कहीं भी किसी भी पार्टिकल को, मोशन को अच्छे से डील कर सकते हैं। लेकिन इसको समझना थोड़ा सा टफ होता है। हाँ, स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे ले चलेंगे, धीरे धीरे आपको भी चलना है। डायरेक्ट आप अचानक बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, बिल्कुल जैसे जैसे हम ऊपर ले जाएंगे, लेवल को ऊपर ले जाएंगे, बिल्कुल आप लोग को भी ले जाना है। काइनेमेटिक्स में बहुत धैर्य पूर्वक रहकर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का इतना लेवल इस तरीका से किया जाता है, इस तरीका से अचानक बढ़ाया जाता है, अपने आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर दिया जाता है। अगर आप देखेंगे किताबों में, जिसके कारण बच्चा को डायरेक्ट उतना सोच नहीं पाता है। इसीलिए स्टार्टिंग से ही हम बोल रहे हैं, बिल्कुल फॉर्मूला को ध्यान से देखना है, फॉर्मूला को बिल्कुल एक एक स्टेप में समझना है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन लिया जाएगा वो क्वेश्चन को भी ढंग से समझना है। डन? तो ये हमारा क्या हुआ? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ मोशन। मोशन में जो क्या इफेक्ट है, या नॉर्मली कहा जाता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज ऑफ द मोशन। स्टडी ऑफ मोशन का स्टडी करें, लेकिन बिना वो मोशन किसके कारण आया, मतलब फोर्स के बारे में स्टडी ना करें। जैसे कि क्या, मोशन का स्टडी करने का मतलब क्या क्या का स्टडी करना? डिस्टेंस हो गया, अरे डिस्टेंस हो गया, हाँ भाई डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख ले, कोई भी डाउट हो देखे ध्यान से, इसमें कोई भी डाउट हो तो बोलो। और बार बार हम इसको अच्छे से समझा भी दिए हैं क्या करने वाला है, 2-3 बार रिवाइज भी करा दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेन हम लोग को पहला जो हम लोग इसमें जानने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भैया, यहाँ पर क्या होता है ध्यान से समझ लें। क्या होगा? रेस्ट एंड मोशन। क्या? रेस्ट एंड मोशन। ये क्या होता है भैया? ये कौन सा बला है? रेस्ट एंड मोशन। सर ये तो बहुत लल्लू सा चीज है सर। रेस्ट है, रुका हुआ है सर, रुका हुआ है मतलब रेस्ट पर है सर। वो चल रहा है मतलब मोशन में है सर। भैया रुक जा थाम लो, ये फिजिक्स बा, ये नॉर्मल जिंदगी नहीं है कि उसमें हम बोल दिए वो रेस्ट में है और ये मोशन में है। फिजिक्स में थोड़ा सा वही पैटर्न होता है, पर हम लोग थोड़ा लॉजिकल पढ़ते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड के साथ हम लोग पढ़ते हैं। रेस्ट का मतलब हमेशा याद रखें, रेस्ट और मोशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। एग्जैक्ट आप नहीं बोल सकते कि वो रेस्ट पर है। हाँ,
आपसे ये पूछा जाता है कि किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है या किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट या मोशन बताना है हमको। ये बातें आपको वहां पर सोचना पड़ेगा फिजिक्स में। कभी भी आपको लगेगा कि ये पार्टिकल रेस्ट पर है कि मोशन में है, तो आपको दूसरा तरफ ये भी दिखाई देना चाहिए कि सर किसके रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं कि ये रेस्ट पर है कि मोशन पे है। तो हमेशा याद रखें कि कोई भी पोजीशन, कोई भी पार्टिकल अगर अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई भी पार्टिकल अगर अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, अब हम यहाँ पर चेंज कर लिए, हम अपना पोजीशन चेंज कर लिए, तो कोई भी पार्टिकल अगर अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, आप किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन गिवन टाइम इंटरवल, अगर चेंज हो गया तो समझो कि वो मोशन में है, और अगर चेंज नहीं हुआ तो समझो कि वो रेस्ट में है। सर ये क्या हुआ सर, एक बार और बताइए। चलो एक बार और बताते हैं, हालांकि अभी हम बहुत देर 15-20 मिनट अभी इसी पे बात करने वाले हैं, उससे कम, हाँ 10 मिनट तक तो कम से कम बात करेंगे, और ज्यादा भी जा सकता है, पर देख लिया जाए कैसे क्या होता है। हमने बोला कि भैया मान लो कोई पार्टिकल है, अगर वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, मतलब किसी और के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है इन गिवन टाइम इंटरवल, मान लो 10 सेकेंड का टाइम इंटरवल में देख रहा था कि वो 10 सेकेंड में चेंज किया कि नहीं चेंज किया। अगर वो गिवन टाइम इंटरवल में नहीं चेंज किया तो वो रेस्ट पर है, और अगर चेंज कर दिया तो वो मोशन में है। बस इतना सा डेफिनेशन है, तो रेस्ट का डेफिनेशन लिखे। अच्छा धीरे धीरे अभी बोले ना, इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। आप अभी अचानक से हर चीज को सोचेंगे कि हम अपने अंदर कर ले, ये संभव नहीं है काइनेमेटिक्स में। ये बात आपको ध्यान में देना होगा। क्या बात समझ में आया? ये बात आपको बिल्कुल ढंग से ध्यान देना होगा कि ऐसे नहीं होगा आप अचानक चाहेंगे तो। इसमें धैर्य रखना पड़ता है और चीजों को बार बार आराम से धीरे धीरे लेवल अप करना पड़ता है। तो रेस्ट क्या डेफिनेशन बोले? पार्टिकल change the position with respect to observer in given time interval। अच्छा, a particle does not change the position, यहाँ पर does not लगा दो, does not पूरा लिख रहे हैं, डज नॉट एकदम प्रॉपर पूरा लिखा हुआ है। पार्टिकल डज नॉट चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन गिवन टाइम इंटरवल, इन गिवन टाइम इंटरवल, इट मीन्स पार्टिकल आर इन रेस्ट, अ पार्टिकल आर इन रेस्ट। जैसे मान लो एक ए आदमी है और ये अपना एक बी आदमी भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ये ऑब्जर्वर, मान लो ये ऑब्जर्वर है, अब यहाँ पर देख रहा है इसको ए को, अब बोल रहा है देख रहा है इसको, देख रहा है भैया कुछ समय देखा कि अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। मतलब अगर हम यहाँ पर बोल सकते हैं पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये बी ले लो, ये किस में है? रेस्ट पर, ऐसे बोल सकते हो। बस इतना सा देखना। हाँ। देखिए जनरली हम लोग रियल लाइफ में ऐसे नहीं सोचते हैं, डायरेक्ट देखते हैं भैया रुका हुआ है रेस्ट पर है, लेकिन हमको फिजिक्स में ऐसे नहीं करना है, बार बार इस गलती को नहीं दोहराना है। फिजिक्स में हमेशा अगर कोई बोले कि वो पार्टिकल रेस्ट पर है तो हमेशा याद रखें, आपको अपने आप से पूछना है कि किसके रिस्पेक्ट में। अभी हम बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे, हम एक साथ पहले थ्योरी हमेशा कराते हैं, फिर उस थ्योरी को पूरा चीर फाड़ करते हैं, एक एक स्टेप को चीर फाड़ करेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, किस तरीका से हम सोचते हैं। प्रॉपर हम अभी पूरा काम करेंगे इस पे, अभी आप देखिएगा आपको मजा आएगा। बस धीरे धीरे, हम बार बार बोल रहे हैं, धीरे धीरे काम करें, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा सारा चीज।
तो अगर ये देख रहा है कि भैया इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, जहां खड़ा था अभी भी वही खड़ा है, बाद में भी और खड़ा है, कुछ समय और बीता तो भी वहीं पे खड़ा है, खड़ा ही खड़ा है, मतलब पोजीशन तो चेंज हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल ए जो है रेस्ट में होगा, किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। तो यही बी क्या था? ऑब्जर्वर था। बी क्या था? ऑब्जर्वर था। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग मोशन का बात करें, अगर मोशन किसको कहेंगे, तो इफ अ पार्टिकल चेंज द पोजीशन, चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर in given time interval, it means particle are in motion, पार्टिकल आर इन मोशन। तब पार्टिकल किस में रहेगा? मोशन में। सर कैसे? जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी, फिर से ए ले लो, ये वाला मान लो 20 स्पीड से चल रहा है और ये हमारा बी है। बी क्या है? हमारा ऑब्जर्वर है। बी हमारा क्या है? ऑब्जर्वर है। भैया बी हमारा क्या है? ऑब्जर्वर है। अब बताओ यहाँ पर अगर पार्टिकल ए के बारे में बताना हो, पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अब बताओ ये मोशन में है कि रेस्ट में है? क्या बी जब देखेगा ए को तो अभी यहाँ है, क्या कुछ देर में ये और आगे बढ़ जाएगा? क्या ये और आगे बढ़ेगा? लेकिन बी के रिस्पेक्ट में हमेशा ध्यान से देखे, बी रुका हुआ है, अभी ये देख रहा है कि आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बी के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? मोशन हो गया। हमेशा हम तो बार बार बोल रहे हैं, डायरेक्ट जो नॉर्मल हम लोग अभी जो चर्चा करते हैं कि भैया वो रेस्ट पर है, या आंख से देख के कि हाँ वो रेस्ट पर है, वो ब्रिज जो लगा हुआ है वो रेस्ट पर है। अरे भाई ऐसे ही बोलते हैं ना कि वो ब्रिज जो लगा हुआ है वो रेस्ट पर है, उधर वो लगा हुआ है जो रेस्ट पर है। ऐसा हम कैसे बोलते हैं? ऐसी बिना कोई लॉजिक के डायरेक्ट बोलते हैं कि हाँ वो रुका हुआ है, अपने रिस्पेक्ट में बोल देते हैं कि हाँ वो रुका हुआ है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं चलता। फिजिक्स में आपको बताना पड़ेगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। फिजिक्स में ऐसा भी होगा कि आपका जो पेड़ लगा हुआ है, जो ट्री लगा हुआ है, वो भी मोशन में होगा। कई बार ऐसा होगा कि कई बार ऐसा ऑब्जर्वर मिल जाता है जिससे हम ये देख पाते हैं कि ब्रिज जो है मोशन में हो जाता है, कई बार ब्रिज रुका हुआ होगा, कई बार ट्रेन रेस्ट पर हो जाएगा, चलती ट्रेन रेस्ट पर हो जाएगा, चलती कार रेस्ट पर हो जाएगा। आप अभी देखेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। फिजिक्स यही तो है, चमत्कार से चमत्कार भरा हुआ है। आपको बस इसमें इंटरेस्ट लेना है, धीरे धीरे इसके अंदर आप एंट्री लीजिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि क्या ये खतरनाक चीज होता है फिजिक्स। अगर बारीकी से इसको फील करके पढ़ेंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। बस इसमें बच्चा गलती करता है, वो जल्दीबाजी करता है हर चीज में। आप समय दें। आप जैसे कई बच्चों को देखते हैं, रेस्ट और मोशन डायरेक्ट पढ़ लेता है, क्या पार्टिकल आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड रेस्ट, पार्टिकल आर इन मोशन, या पार्टिकल चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन पार्टिकल मोशन। नहीं भैया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। हाँ, कोई टाइम का इंटरवल ले सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। हाँ, 9th-10th में ठीक था, पर कोई बात नहीं, हम लोग हायर क्लास में आ गए, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो ये था रेस्ट और मोशन। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बस उसमें हम लोग डील करेंगे, फिर हम लोग आगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक, ये हमारे भाई साहब पिंटू हैं, पिंटू भैया, ये चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, और पास में ही बैठे थे चिंटू भैया। चिंटू भैया भी चल रहे हैं, दोनों दौड़ रहे हैं, ये भी चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये दोनों को देख रहे थे, रामू भैया। कौन भैया? रामू भैया। ये दोनों को देख रहे थे और ये रेस्ट पर थे। ये क्या किसमें थे? रेस्ट पर थे।
डन। अब ध्यान से समझे इस बात को, यहां से आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगा कि रेस्ट और मोशन फिजिक्स में कैसे पढ़ते हैं। हाँ, जनरल लाइफ में हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये रेस्ट पर है, या ये भी बोल देते हैं वो मोशन में है, लेकिन हम जनरल लाइफ में हम ये नहीं देखते किसके रिस्पेक्ट में है। एक्चुअली वो अपने रिस्पेक्ट में हम बता रहे होते हैं, है ना, अपने रिस्पेक्ट में उस वक्त बता रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बार बार फिजिक्स में कभी भी कोई भी चीज आपको दिख रहा है कि ये रेस्ट पर बोला जा रहा है, तो हमेशा कहीं ना कहीं रेफरेंस लिया होगा, कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर जरूर लिया होगा। जैसे यहाँ पर हम बोले कि बताओ पिंटू पिंटू विथ रिस्पेक्ट टू रामू, पिंटू विथ रिस्पेक्ट टू रामू क्या मोशन में है कि रेस्ट पर है? पिंटू विथ रिस्पेक्ट टू रामू, रामू के रिस्पेक्ट में, तो रामू क्या पिंटू को देख रहा है कितना स्पीड से चल रहा है, 10 से। इसका मतलब क्या समय के अनुसार अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है? हाँ सर, चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये किस में हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। यही चीज अगर हम ये बोलते हैं कि पिंटू विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू, विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू, अब बताओ किस में है? अब बताओ किस में है भैया? आप बताओ किस में है? पिंटू विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू। अभी तो भैया हमने देखा कि पिंटू जो है वो मोशन में है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? रामू के रिस्पेक्ट में। अब हम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पिंटू विथ रिस्पेक्ट टू, अब चिंटू बताओ क्या रेस्ट में है कि मोशन में है? याद रखे ये किस में हो जाएगा मोरे भाया? रेस्ट में हो जाएगा। यही तो खेल बा। सर ऐसे कैसे सर, ये तो चल रहा है। अरे भैया ये भी उतना ही से तो चल रहा है, ये भी तो उतना ही से चल रहा है। सर आपको कैसे पता? सर ये कैसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है सर, ये चल रहा है कैसे रेस्ट में हो सकता है? अरे भाई रुक जाओ, देखो दिखाते हैं कैसे रेस्ट में हो सकता है। जैसे मान लो ट्रेन में है, ट्रेन में भाई साहब बैठे हैं, एक व्यक्ति हमारा ए है और एक व्यक्ति हमारा बी है। ए है और ये बी है, और ये भैया 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब हमको बता दो बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बताओ बी रेस्ट पर है कि रुका हुआ है? जब आप लोग दो दोस्त ट्रेन में बैठे रहते हैं, आपस में आमने सामने बातें कर रहे होते हैं, चिनिया बेदाम खा रहे होते हैं, तब क्या वो जो तुम्हारा दोस्त है क्या कुछ समय बाद कूद के इधर उधर अपने आप चल जाता है कि वो भी वहीं पे बैठे रहता है? क्या आपके रिस्पेक्ट में वो जो तुम्हारा दोस्त है क्या उसका पोजीशन चेंज होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिस वेलोसिटी से या जिस एक्सेलरेशन से ट्रेन में वो चल रहा होता है, उसी एक्सेलरेशन से तो आप चल रहे होते हैं, या उसी वेलोसिटी से आप चल रहे होते हैं। तो क्या आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर होता है कि मोशन में होता है? रेस्ट पर होता है, तो ऑब्वियस ये किस में होगा? रेस्ट पर होगा। तो यहाँ पर आप देखें, ये भी तो वही कंडीशन है ना, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहा है। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये कैसा दिखाई देगा? रुका हुआ दिखाई देगा। सेम ऐसा कंडीशन है। लेकिन बाहर एक और व्यक्ति सी बाहर बैठा हुआ है, तो अब बोलेंगे बी जो है विथ रिस्पेक्ट टू सी, अब किस में होगा? तो अब होगा मोशन में। ये बताना चाह रहे थे कि रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव टर्म, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है ये। आप डायरेक्ट बता ही नहीं सकते कि ये रेस्ट पर है या मोशन में है, आप डायरेक्ट बता ही नहीं सकते। ये डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन या डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। तो यहां पर चाहे तो एक नोट भी लिख सकते हैं इसको लिखने के बाद कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म है। ये डिपेंड करता है भैया, रिलेटिव टर्म है। इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, दोनों पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट मतलब किसी खुद को, ऑब्जेक्ट दोनों पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रिलेटिव टर्म है भैया। अभी अब वो मोशन में था, अगर आप ध्यान से देखें तो रामू के रिस्पेक्ट में पिंटू किस में था? मोशन में। लेकिन वही पिंटू चिंटू के रिस्पेक्ट में हो गया रेस्ट पर। ऐसा कैसे? इसीलिए तो बार बार बोल रहे हैं फिजिक्स जो है
एक तो बाहरी जो नॉर्मल दुनिया है हमारा, उससे तो कोरिलेट करके पढ़ते ही हैं, पर उसका वास्तविकता से दूर दूर तक लेना देना नहीं है हमारे फिजिक्स में। सिचुएशन जरूर हम रियल लाइफ से पकड़ते हैं, पर रियल में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे अब मान लीजिए, इतना नहीं और एक और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ पर एक कार रखा हुआ है, ये अर्थ पर एक आदमी है ए, और ये हमारा क्या है, कार। अब एक आदमी बाहर स्पेस में है, मतलब मून पर है। कहाँ है, मून पर है। कहाँ है, मून पर है। अब बताओ जो कार है, कार विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में कार रेस्ट पर है कि मोशन में है। अगर हम भी अर्थ पे हैं, हमारे सामने कार एक खड़ा है, हमारे सामने, आप ही ले लीजिए अपने एग्जाम्पल, आप के सामने कार खड़ा है, चल नहीं रहा है, खड़ा है, तो आपके रिस्पेक्ट में कार कैसा दिखाई दे रहा होगा, रेस्ट में। लेकिन एक बात बताएं, जो मून पर व्यक्ति बैठा हुआ है बी, कार विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या उसके रिस्पेक्ट में क्या अर्थ घूम रहा है? अरे हम मून पे जब चले जाएंगे तो हमारा अर्थ रुका हुआ दिखाई दे रहा है कि घूमते हुए दिखाई दे रहा है? अरे घूमते हुए दिखाई दे रहा है भैया, घूमते हुए। इसका मतलब वो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। अच्छा, यही लोग बोलते हैं सर इसमें क्यों इतना टाइम वेस्ट करें, क्या फालतू रेस्ट मोशन 10 मिनट का। देखो भैया, हम बार बार बता रहे हैं, जिस चीज में हम टाइम दे रहे हैं समझो कि वो पूरा 2 साल काम आने वाला है। यही चीज, छोटा छोटा चीज बाद में जाके बहुत दिक्कत करता है। टाइम दे रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। छोटा छोटा चीज आप शुरू से क्लियर करते जाएंगे, आपका आगे आने वाला फिजिक्स स्मूथ चलेगा। एक एक कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर करें, आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपको रेस्ट और मोशन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इस बात का मेरा गारंटी है। इस बात का मेरा गारंटी है, रेस्ट एंड मोशन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हमेशा वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। जब भी आप फिजिक्स के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो हमेशा याद रखें, कभी भी अगर रेस्ट और मोशन पे चर्चा करना है, हमेशा आप ऑब्जर्वर ढूंढेंगे। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, या फिर हम अपने रेफरेंस, हम अपने कन्वेनियंस के अनुसार किसमें आसानी से सॉल्व हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में ढूंढते हैं, पर हम ढूंढते जरूर हैं। तो ये था हमारा रेस्ट एंड मोशन। अगला हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो भैया हेडिंग डाल लें, हेडिंग डाल लो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, देखने में लगता है फिर से ये बहुत छोटा सा चीज है, ये बहुत छोटा सा, आराम से आप पढ़े होंगे कहीं तो लग रहा होगा। देखिए, हम कर रहे हैं हर चीज का आप बेसिक पकड़ना स्टार्ट कर लीजिए। आप फिर चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो जेईई एडवांस का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो बोर्ड का हो, मतलब 11th का हो, हर का सॉल्यूशन बस बेसिक से ही आता है। किसी भी लेवल का आप उठा लें, हर चीज का सॉल्यूशन बेसिक है। बेसिक पढ़ना थोड़ा टफ होता है, लोगों को लगता है सर बेसिक भी बोल भी रहे हैं और टफ भी बोल रहे हैं, वाकई में बहुत टफ होता है थोड़ा सा। अगर लेकिन बेसिक में थोड़ा सा स्टार्टिंग में ध्यान दे दिया जाए, हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। आपका आने वाला समय में जब पढ़ेंगे तो आपका थोड़ा क्लैरिटी जो है, क्लैरिटी होता है क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में, वो ढंग से क्लियर हो जाता है। तो हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से पहले डिस्प्लेसमेंट पहला स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट पे हम चर्चा करेंगे। पहले क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, आप याद करें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम पढ़ा चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम पढ़ा चुके हैं, तो ये एस से डिनोट करें, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम पढ़ा चुके हैं, इसका 2-3 डेफिनेशन हम बता रहे हैं जो हमारा काम आता है। डेफिनेशन का बारीकी से समझे, सिंपल सा लॉजिक है। आपको भी पता है कि जब अगर हम पोजीशन चेंज होगा तो पार्टिकल कहीं ना कहीं डिस्टेंस कवर करता है और डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। देखिए सीक्वेंस में पहला क्या था, पोजीशन अगर चेंज नहीं किया तो रेस्ट पर है। अब पोजीशन चेंज कर दिया तो कहीं ना कहीं वो मोशन में आएगा। मोशन के अंदर क्या क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, स्पीड है और एक्सेलरेशन है। बस यही 5 फैक्टर है। इसी 5 फैक्टर के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट किए डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो कंफर्म हो गया कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस तब आता है जब पार्टिकल मोशन करता है
एक वन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, या पोजीशन को अपना चेंज करता है, यही ना हुआ, पोजीशन को अपना चेंज करता है, तभी पार्टिकल के पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आता है। तो यहाँ पर सीधा सीधी बोला गया कि पहला डेफिनेशन यहाँ पर बोला गया, एकदम शुद्ध भाषा में लिख रहे हैं, एकदम ढंग से, एक एक डेफिनेशन को बारीकी से समझना, इसको डेफिनेशन मत समझ लेना, ये आगे चल के सारा के सारा क्वेश्चन को चुटकी में डील करेगा। बस भाई इसको एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट फॉर्म में एकदम डील करना है, डेफिनेशन देख के इसको इग्नोर करके भाग नहीं जाना है कि अच्छा चलो डेफिनेशन ऐसे होता है, नहीं, एकदम बारीकी से एक एक पॉइंट को समझना। तो वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, एक एक डेफिनेशन पे हम काम करेंगे, एक एक डेफिनेशन पे हम काम करेंगे भैया, एकदम ध्यान से समझो, एक एक डेफिनेशन पे हम काम करने वाले हैं। दूसरा और करके लिख लो, और करके लिख लो, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ट्रेवल बाय पार्टिकल इन शॉर्टेस्ट पाथ, in shortest path from initial position to final position, फाइनल पोजीशन। टोटल लेंथ ट्रेवल बाय पार्टिकल, अच्छा लेंथ ट्रेवल नहीं होगा, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कवर बाय, ट्रेवल थोड़ी ना कर रहा है वो, कवर कर रहा है भाई। टोटल लेंथ, इसमें क्या एग्जैक्ट आएगा सेंटेंस सोच के देखो, द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, इतना बड़ा नहीं है, इसमें ऐसे नहीं सेट होगा। देखो एक एक चीज थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ये डिस्टेंस में सेट हो जाएगा, आपको इससे भी पता है। टोटल लेंथ इन शॉर्टेस्ट पाथ, हाँ सही है, ये सही है, टोटल लेंथ इन शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला थोड़ा वाइट कर देते हैं, ध्यान से देखो, टोटल लेंथ इन शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये सही है। अब इस चीज को समझो, जैसे मान लो ये हमारा कोई पार्टिकल का पोजीशन ए है, तो भैया इसका इनिशियल पोजीशन आर आई होगा, पोजीशन वेक्टर आपको लिखने के लिए तरीका सिखा चुके हैं वेक्टर में। तो ये मान लेते हैं ए यहाँ पर था, फाइनली यहाँ चला गया बी पर, तो इसका फाइनल पोजीशन क्या हो गया, ये आर फाइनल हो गया। और याद करें वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पढ़ाए थे, तो इनिशियल पोजीशन आर आई हो गया, फाइनल पोजीशन आर एफ हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बोला, वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, तो मतलब इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जो जाएगा, इनिशियल से फाइनल, कौन सा, इनिशियल से फाइनल में जाएगा, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यही हमारा कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट। कोई पार्टिकल इनिशियल से फाइनल गया, अच्छा हो सकता है वो ऐसे ऐसे गया हो सकता है ऐसे ऐसे गया हो, इधर से गया हो, लेकिन हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हमको किससे मतलब है, सिंपल सा लॉजिक है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल को देखो और एक लाइन ज्वाइन कर दो। दूसरा क्या है, टोटल लेंथ इन शॉर्टेस्ट पाथ, भैया सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, यहां से यहाँ इनिशियल से फाइनल में अगर हमको जाना है तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बना दो, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर हुआ तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं रहेगा, थोड़ा दूरी बढ़ जाएगा। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ का जो लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो याद करें यहाँ पर है क्या, क्या दो वेक्टर का हेड से हेड मिल रहा है, तो यहाँ पर ऐसे भी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल हो गया, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। देखो यही सब बेसिक है, आप जब क्वेश्चन बनाएंगे ना डायलॉग फॉर्म में, आपको लगेगा यार ये तो इतना आसान था, सर इतना क्यों कर रहे हैं ये, भाई ये थ्योरेटिकल सवाल जब आता है दिमाग हिला देता है, एक एक चीज बेसिक से हम सिखाएंगे, फिर आपको जब क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको मजा भी आएगा, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से डील होगा, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं बेसिक से तब आपको थोड़ा सा दिमाग का ये जो चक्रव्यूह है
इसको तोड़ना पड़ता है। ये तुमको जब भी लगेगा कि सर ये बहुत क्या पढ़ा रहे हैं, टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल और शांत हो जाओ और एकदम बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होगा? अरे यही तो बोले, वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। तो भैया ये हेड से हेड मिल रहा है। क्या हेड से हेड जब दो वेक्टर को मिलाते हैं तो क्या वो डिफरेंस देता है? डिफरेंस क्या होगा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। क्या यही चेंज इन पोजीशन वेक्टर है? अरे भैया चेंज इन पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट देता है। यहां से देखो कितना अच्छा से डेफिनेशन है। चेंज इन पोजीशन, जो पोजीशन का जो चेंज होगा वो हमको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। तो एक और चाहो तो लिख लो, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में जो चेंज आएगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये हमको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल देगा। क्या देगा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल देगा। एक एक करके डिस्प्लेसमेंट का हम हर पॉइंट लिखवा रहे हैं, बस इसको समझते चलना है। पहले बोले यहां तक के कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक के कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब एक और शानदार चीज हम लिखने जा रहे हैं, बहुत मजेदार चीज। आपको लगेगा कि सर ये क्या है, इसमें क्या ऐसा है ऐसा। रियल में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, ये छोटा छोटा हम लेते हैं ऐसे, इतना कि डायरेक्शन चेंज ना हो। ये डी आर वेक्टर ऐसे लेते हैं, ध्यान से देखना। ये छोटा छोटा हम लेंथ लेते हैं, ये इतना छोटा कि ये लगे स्ट्रेट लाइन है। इतना छोटा लेते हैं कि ये जो तिरछा आगे पीछे हुआ है ना, वो ऐसा नहीं, इतना छोटा लो कि लगे कि वो स्ट्रेट लाइन है। छोटा सा जो पार्टिकल लेते हैं स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर बोला गया जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डी आर वेक्टर का वो जो छोटा सा है और उसको इंटीग्रेट कर दो तो वही हमारा क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देता है। ध्यान से समझ ले, मस्त। अच्छा डबल स्टार दे रहे हैं। डी आर, सर ये कैसे आया आर फाइनल आर इनिशियल? आपको कैसे पता, किस तरीका से आया कि शॉर्टेस्ट पाथ ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है? कैसे आपको पता चला? तो रियल में क्या हुआ है कि हमने क्या किया कि इतना छोटा छोटा एलिमेंट तोड़ा और सबको डी आर, इतना छोटा डी आर है, ये इतना छोटा है, ध्यान से देखें, ये इतना छोटा है कि लगभग ये स्ट्रेट लाइन लगेगा, कभी भी आपको कर्वेचर टाइप का नहीं लगेगा। अब क्या करो, इंटीग्रेशन का मतलब हम आपको बताए थे एडिशन। हम ये भी बोले थे कि एडिशन का मतलब क्या होता है, कभी लेंथ को एडिशन करेंगे, कभी एरिया को एडिशन करेंगे, कभी वॉल्यूम को एडिशन करेंगे, सब को एडिशन करेंगे। आपको बताए थे ऑलरेडी, आप याद करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन जिस दिन बता रहे थे प्रॉपर ऐसे बताया गया था। तो ये जो डी आर है मेरे भाई, ये डी आर इतना छोटा कर लिया लगभग स्ट्रेट लाइन, इसको लिख लो पहले, बिना इंटीग्रेट ना करो। कि डी आर का मतलब क्या है? ऐसे डी आर 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 और सबके साथ वेक्टर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी अभी लिखवाएंगे, सबके साथ वेक्टर। देखो माथा पे हम वेक्टर लगा रखे हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डी आर वेक्टर, तो होता क्या है कि कहीं पे डी आर पॉजिटिव होगा, कहीं पे नेगेटिव होगा, कहीं पे पॉजिटिव, कहीं पे नेगेटिव, तो कट छट के उतना ही लेंथ आता है जितना इधर आता है। तो हम dr को एक लिख के और फिर उसका जब हम इंटीग्रेट कर दिए, इसका मतलब ही हो गया कि dr वेक्टर का टोटल का सम, मतलब dr वेक्टर dr वेक्टर dr वेक्टर dr वेक्टर, हर जगह छोटा छोटा तोड़ के dr वेक्टर सबको जोड़ते हैं। उससे अच्छा है कि एक dr वेक्टर निकालो, उसको इंटीग्रेट कर दो, वो वही बताएगा जो टोटल होगा। और टोटल करने के बाद वो किसके बराबर आया? जो जितना शॉर्टेस्ट लेंथ था, शॉर्टेस्ट पाथ का जो लेंथ था उसी के बराबर आता है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है। हमेशा याद रखें dr के पावर, dr के माथा पर वेक्टर होना चाहिए और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन हो, तब जाके ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। अच्छा कोई बोल देगा कि सर ये dr, सिर्फ dr दे तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ वेक्टर होना जरूरी है, यहाँ वेक्टर होना जरूरी है। ये असलियत में ये फिर डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि जब वेक्टर नहीं रहेगा तो यहाँ पर सब जुटते चला जाएगा। dr वेक्टर रहने से क्या होगा कि कोई डायरेक्शन अगर नेगेटिव में है, कोई पॉजिटिव में है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन वेक्टर नहीं रहेगा तो सीधा सीधा हम जोड़ते चलते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? टोटल जुट जाएगा। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है, वेक्टर में कट छट के वो शॉर्टेस्ट पाथ का जो लेंथ आता है बस वही डिस्प्लेसमेंट उसी के बराबर आता है dr का डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें, ये है बेसिक
डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। सबसे बेसिक, हम तो ये सब तो इसी से निकला है, इसी से निकला है भैया, ये सब पहले यही पढ़ना चाहिए था, पर हम लोग क्या करें, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब dr वेक्टर का इंटीग्रेशन ऐसे हम लोग करते हैं, इस तरीका से इनिशियल से फाइनल की ओर। तो यहाँ पर अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में और चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियस है, वेक्टर क्वांटिटीज, और साथ ही साथ इट मे बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये सब हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सर कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, कब पॉजिटिव होगा, बिल्कुल वो हम पे छोड़ दो, हम बताएंगे, वो हम पे छोड़ दें आप, हम बताएंगे कि कैसे नेगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है, कब जीरो होता है, ये सारा चीजें हमेशा याद रखना। डिस्प्लेसमेंट इट मे बी डिक्रीजेज, इट मे बी डिक्रीजेज, डिस्प्लेसमेंट क्या डिक्रीज कर सकता है, बिल्कुल डिक्रीज कर सकता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें घट बढ़ सकता है, ऐसा हो सकता है, तो इट मे बी डिक्रीजेज, ये हो सकता है। तो आपको बेसिक डेफिनेशन समझ में आया होगा। अच्छा, डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको हमेशा याद होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बस कुछ नहीं, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, वेक्टर लाइन, वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग। अच्छा ये शुरू में भी लिखा दिए थे, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। कभी भी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकालना हो, बस कुछ नहीं करो, देखो इनिशियल कहाँ है, देखो फाइनल कहाँ है, दोनों के बीच में वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग करो, वेक्टर की तरह लाइन ज्वाइन कर दो, वो डायरेक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बेसिक सा डेफिनेशन हम आपको दे दिए डिस्प्लेसमेंट का। बस हम लोग एक काम करते हैं, डिस्टेंस का पहले सीख लेते हैं, उसके बाद दोनों को मिलाकर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले हम लोग थ्योरी एक साथ ढंग से पहले पूरा कर लेते हैं, फिर हम लोग दोनों को मिला के क्वेश्चन करेंगे ना। तो मेन अब हेडिंग डालेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्या हेडिंग डालना है, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको समझ में आ ही रहा होगा, डिस्टेंस बहुत छोटा सा, अच्छा इसको एल से डिनोट कर लो, इसको किससे डिनोट कर लो, एल से, इसको एल से डिनोट कर लो, एल से डिनोट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, टोटल लेंथ कवर या ट्रेवल, यहां पर बोल सकते हो कवर बाय पार्टिकल, यहां पर बोला जा सकता है कवर बाय पार्टिकल, टोटल लेंथ कवर बाय पार्टिकल फॉर एक्चुअल पाथ, ऑफ एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ का, ऑफ एक्चुअल पाथ, या टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर बाय पार्टिकल, दोनों लिख सकते हो, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर बाय पार्टिकल, ट्रेवल बाय पार्टिकल, ये लिखना जरूरी है। तो ये क्या होता है, टोटल लेंथ, जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल हमारा ए पर था, ये चलना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे गया गया, यहाँ आके बी पर आ गया। अब बोला बताओ ए से जब बी गया, ए से जब बी गया, तो ये टोटल जो एक्चुअल पाथ चला है सबका लेंथ जोड़ते जाओ, और उसके बाद जो टोटल लेंथ होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस। सर इसको लिखेंगे मैथमेटिकली कैसे, हम फिर से एक छोटा सा एलिमेंट डी आर लेते हैं। अच्छा डी आर लेते हैं, अब वेक्टर नहीं लेंगे भैया, हम डिस्टेंस यहाँ पर कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है डिस्टेंस, अब डी आर लेंगे, इतना छोटा कि लगभग स्ट्रेट लाइन हो। अब भैया अब वेक्टर नहीं है तो कहीं पे ऊपर भी होगा कहीं पे नीचे भी होगा, तो जुटेगा ही, लेकिन वेक्टर में ऐसे कट जाता, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता, कैंसिल आउट, लेकिन यहाँ पर अब कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो रियल में डी आर का इंटीग्रेशन, ये सबसे बेसिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस का अगर बेसिक डेफिनेशन हमसे पूछा जाए तो सबसे बेसिक डेफिनेशन ये है, इंटीग्रेशन डी आर, इंटीग्रेशन क्या होगा, डी आर होगा, ये मात्र एक बेसिक डेफिनेशन, इसी को बोला जा सकता है डिस्टेंस, टोटल लेंथ कवर ऑफ पार्टिकल ऑफ एक्चुअल पाथ। यही चीज ये लिखा हुआ है मैथमेटिकली, और बेसिक सबसे बेसिक ये है,
अरे कई लोगों को तो हवा भी ना लगे कि ये लेंथ, ये डिस्टेंस का डेफिनेशन है। हाँ भाई, डिस्टेंस का डेफिनेशन है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तक का इंटीग्रेशन डी आर का, मतलब डी आर का वेक्टर लगा हो तो डिस्प्लेसमेंट, और सिर्फ डी आर, डी आर मतलब छोटा सा डी आर लेंथ ही है भाई, डी आर क्या है, एक तरीके का लेंथ है, तो डी आर का छोटा सा डी आर का इंटीग्रेशन कर दो तो वो हमारा क्या देता है, डिस्टेंस। सिंपल सा ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होगा। उसके बाद ये इट नेवर डिक्रीज, ये कभी भी घट नहीं सकता, ये हमेशा जुड़ता ही है, नेवर डिक्रीज, इट नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव, कभी भी ये नेगेटिव में नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इट नेवर नेगेटिव। जीरो तो हो सकता है भाई, जीरो क्यों नहीं हो सकता, मान लो चले ही नहीं तो जीरो हो गया, नेगेटिव नहीं हो सकता, जब भी चलेगा तो वो जुटेगा, जीरो कभी भी नहीं हो सकता। इट नेवर डिक्रीजेज, इट नेवर नेगेटिव, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड सो ऑन। बस ये हमारा क्या है, टोटल लेंथ है कवर बाय द पार्टिकल। ये छोटा छोटा डेफिनेशन है ये डिस्टेंस का, अब इसमें से देख लें, कोई दिक्कत हो तो बताएं। तो हम लोग का दोनों का जो बेसिक डेफिनेशन है हम उस पर काम कर चुके हैं, क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, हम लोग बेसिक पे पहले काम कर लिए, अब एक एक करके इसमें पहले एकदम बहुत छोटा सा छोटा क्वेश्चन हम उठाएंगे, उस पर पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक डेफिनेशन हम लोग ढंग से क्लियर करेंगे एग्जाम्पल लेके, और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल, छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से पहले काम करते हैं, ध्यान से देखें। अच्छा एक काम और कर लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल अगर इस डायरेक्शन में हुआ तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लेना है, पॉजिटिव, और अगर इस डायरेक्शन में हुआ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। डन। अगर यही चीज डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर ऐसे नजर आया तो पॉजिटिव, और अगर नीचे की ओर एरो आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस इस बात को ध्यान में रखें और आपको इसी के अनुसार बताना है, ऊपर नीचे पॉजिटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल करने पर एरो ऊपर की ओर आता हो तो पॉजिटिव, और इनिशियल से फाइनल जब हम नीचे की ओर करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्या बात समझ में आ गया। तो आए एक क्वेश्चन करते हैं, पहले ये वाला नोट में करके लिख लो, ये नोट में करके, ये अगर चाहो तो लिख लो, कैसे नोट में करके लिख लो, नोट में अरे ये क्या हो रहा है भैया, चलो ऐसे ही रहने दो, नोट में लिखो, ये सब क्या नहीं हो पा रहा, चलो। तो एग्जाम्पल में ये है मोरे भाया कि मान लो एक पार्टिकल है, ऐसे गया ए से बी, ए से बी गया 10 मीटर ट्रेवल का, 10 मीटर, ए से कहा गया, बी गया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए से बी जाने में, और डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस को हम एल से डिनोट करेंगे। चलो बताओ, एक पार्टिकल ट्रेवल किया कहां से कहां, ए से बी, अब पार्टिकल ट्रेवल किया ए से बी, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बोला जाए बोला जाए। तो क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं एकदम बेसिक डेफिनेशन पे कर रहे हैं ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आए। हम हमेशा बेसिक से क्वेश्चन उठाते हैं, धीरे धीरे आपको ऐसा एडवांस लेवल तक के बिल्डअप करते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि कब हम इतना ऊपर लेवल आ गए, फिर ऐसा लगेगा कि सर अभी तक तो हम बेसिक ही कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। पर यही तो खासियत है, आप बड़ा क्वेश्चन उठाने से पहले छोटा छोटा क्वेश्चन जरूर बनाएं। तो इनिशियल से फाइनल जब गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 मीटर, और क्या यही पाथ से हम गए हैं, एक्चुअल पाथ यही है, तो एक्चुअल पाथ का लेंथ भी कितना है, 10 मीटर, तो दोनों सेम आएगा, पहला नंबर ये आ गया, दोनों का सेम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे लिए, एक बात बताओ, क्या इनिशियल ये है,
फाइनल ये है, इनिशियल से फाइनल मिलाओ, एरो इधर दो, बोले थे इस डायरेक्शन में एस क्या लेना है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिया। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को तो उससे कोई मतलब नहीं भैया, जो पाथ को फॉलो किया है उस पाथ को टोटल लेंथ बता दो, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। जैसे एग्जांपल नंबर 2, आप मान के चलिए एक पार्टिकल है, ए से गया बी, ए से कहाँ गया, बी गया, और फिर बी से लौट के आ गया सी। ये चला 10 मीटर ए से बी, और बी से सी आ गया लौट के 2 मीटर। बी से सी कितना आ गया, 2 मीटर, उसी पाथ पे आया है, थोड़ा दिखा दी, उसी पाथ पे आया। तब हमको बताना है डिस्प्लेसमेंट टोटल से ए से सी तक चलने में डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये नहीं, और लेंथ भी बताना है, सॉरी डिस्टेंस बताना है। ये क्या है, मेरा डिस्टेंस है, और ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। डन। तो डिस्प्लेसमेंट भी बताना है और डिस्टेंस भी बताना है। ए से गया बी, बी से फिर लौटा सी। अच्छा यहां पर ऐसा देखो तो ध्यान से, सर ये डिस्टेंस जो है, क्या डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है? हाँ सर, तो क्या ये बराबर हो सकते हैं? देख लो, बराबर हो सकते हैं। कब? जब पार्टिकल अपना जब पार्टिकल मूव करे किस में, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में अगर पार्टिकल मूव करता है तो जहां इनिशियल और फाइनल एक है, तो इनिशियल से फाइनल जब दूरी हम शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वही होगा जितना हमारा डिस्टेंस होगा, क्योंकि रियल पाथ तो वही है ना, तो उसी पाथ का जो लेंथ जो कवर होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां पर चेंज हो जाएगा। बोलो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन क्या है? इनिशियल ये है, फाइनल ये वाला मेरा डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल से फाइनल यहाँ, तो एरो तो इधर की ओर आएगा, और ये कितना दूर है, तो ये है 8 मीटर, तो हमारा प्लस में 8 मीटर आएगा, क्योंकि इधर इनिशियल से फाइनल की ओर, इधर की ओर, तो प्लस 8 मीटर आएगा। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस में क्या होता है, जो जो पाथ पर गया वो सारे पाथ का लेंथ जोड़ना है। तो जैसे मान लीजिए ए से बी गए तो कितना, 10, और वापस फिर आए कितना, 2, तो डिस्टेंस हो जाएगा 12 मीटर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 मीटर। यहाँ पर फिर से रिपीट करते हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट दूरी होता है वो होता है, और डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ क्या, पहले ए से बी गया है, बी से सी आया है, तो ये हुआ एक्चुअल 10 और 2 12। क्या बात समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? चलो और छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो एक पार्टिकल ए से गया बी, ए से कहा गया बी, फिर बी से गया सी, और फिर सी से गया डी। ये था 10 मीटर, ये है 8 मीटर, और ये है 2 मीटर। ये कितना मीटर है, 2 मीटर। अब बताना है डिस्प्लेसमेंट ए से डी जब पार्टिकल ट्रेवल किया, और डिस्टेंस ए से डी ट्रेवल किया। जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ क्या क्या होगा। 2 और पीछे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होगा? चलो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा, पहले ये बता। क्या मेरा इनिशियल ये है, फाइनल ये है, ये इसके बीच का दूरी बताना, बस ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। हमेशा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इनिशियल और फाइनल दोनों का बीच का दूरी निकालो। अब एक बात बताओ, यहां से ये वाला दूरी मेरा कितना है, ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना हुआ, 2, और यहां से यहां भी कितना है, 2, तो सोचो ए से डी कितना आ गया, 4। अच्छा प्लस की माइनस, ऑब्वियस है प्लस, ये इनिशियल यहाँ है, फाइनल इधर है, तो इनिशियल से फाइनल की ओर एरो करेंगे, तो इनिशियल से फाइनल की ओर एरो करेंगे तो क्या हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया पॉजिटिव 4 मीटर। डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस तो जोड़ना पड़ेगा भाई। चलो इधर से इधर गए 10, फिर इधर आए 8, 18, फिर इधर गए 2, तो 18 और 2 20 मीटर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। मतलब आप इसको समझे, हम सिर्फ बेसिक डेफिनेशन पे चोट मार रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन आपको बिल्कुल ढंग से क्लियर होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अभी तो हम एग्जाम्पल करा रहे हैं, क्वेश्चन अभी लाए भी नहीं। हम आपको तो बार बार कोशिश करा रहे हैं कि वो डेफिनेशन सीख जाए। इनिशियल से फाइनल का जो शॉर्टेस्ट दूरी है
उसको निकालने डिस्प्लेसमेंट, और एक्चुअल जो पार्ट ट्रेवल करेगा वो क्या होगा, मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो पार्टिकल ए से गया बी, कितना मीटर, सॉरी ए से बी गया, ए से बी गया कितना मीटर, 10 मीटर, और फिर बी से सी आया इधर 12 मीटर, कितना मीटर, ये वाला 12 मीटर ट्रेवल कर रही। अब हमको यहां पर बताना है डिस्प्लेसमेंट ए टू सी तक के और डिस्टेंस ए टू सी तक के, ये दोनों बताना है। डिस्प्लेसमेंट भी बताना है और डिस्टेंस भी बताना है, डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी। अच्छा ध्यान से देख ले, अभी तक के जितना भी था डिस्प्लेसमेंट देखें पॉजिटिव आ रहा था, ऐसे ही हम हर केस में आपको हम ला रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखो इसमें, तो इनिशियल क्या मेरा ये है और फाइनल ये है, क्या डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल करने पर क्या इधर आएगा, क्या इस बार नेगेटिव आ रहा है मेरे भाई, क्या इस बार नेगेटिव आ रहा है, हाँ ना बोलो, क्या इस बार नेगेटिव आ रहा है, इनिशियल इधर है फाइनल इधर, इनिशियल से फाइनल कितना, यहां से यहां 12 है, ये इतना 10 है, तो क्या माइनस में 2 आएगा, माइनस में 2 आएगा, नेगेटिव इस बार डायरेक्शन देखिए इधर हो गया, तो क्या हम लिखाए थे डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला तो अभी तक पूरा केस किए, देखो नेगेटिव वाला भी केस आ गया। इनिशियल और फाइनल का बीच में जब मिलाते हैं तो अगर एरो इधर है तो पॉजिटिव और अगर एरो इधर है तो नेगेटिव, क्या बात समझ में आया। चलो डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस पहले ए से बी गया 10, फिर बी से सी गया 12, तो ये हो गया 22 मीटर। इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं भैया, बोला भाई साहब हम जैसे आप जैसे जैसे जाओगे हम काउंट करेंगे, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, इसमें वो ऐसा नहीं होता डिस्प्लेसमेंट जैसा सीधा सीधी जुटेगा, पहले ए से कहाँ गए बी, फिर बी से कहाँ है सी, तो हमारा हो गया 22 मीटर, डन। चलो एक और एकदम बेसिक डेफिनेशन पे हम चोट मार रहे हैं, ध्यान से देखना। ये हमारा क्या है, ए से बी गया, ए से, अरे यार ए से कहाँ गया बी, ए से बी गया और फिर बी से ए पर ही आ गया, बी से कहाँ आ गया ए पर ही आ गया, मतलब ए पर ही आ गया, ए से चला बी और बी से फिर ए पर ही आ गया। कितना चला था ये 10 मीटर, तो आते वक्त भी कितना होगा 10 मीटर। बताओ डिस्प्लेसमेंट ए टू ए से ए ही आ गया और लेंथ भी, सॉरी डिस्टेंस भी ए से। क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का दूरी होता है, जो शॉर्टेस्ट दूरी होता है, अरे शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, क्या यहाँ पर लेंथ है कुछ नहीं, तो ये बड़ा सा अंडा दे दो 0, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, कब आता है समझ में आया, जहां से चले वहीं पर आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे भाया 0 होता है, क्या होता है 0, कोई भी पार्टिकल का जहां से चला वहीं आ गया मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। लेंथ क्या होगा, तो 10 चला और 10 वापस आया, तो टोटल 20 मीटर। तो यहां पर एक बात समझ में आया कि सर अगर पार्टिकल जब चलता है स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। देखो कोई भी पार्टिकल जब चल रहा है स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है। लेकिन कोई पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में तो चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन जैसे ही चेंज कर दिया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे और डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। अगर बराबर था स्ट्रेट लाइन था बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए तब तो बराबर है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो देखिए सर कम हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है डिस्टेंस कितना है 12, तो कम हो जाता है डायरेक्शन चेंज करते ही, डायरेक्शन चेंज करते ही क्या हो जाता है कम हो जाता है मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एक चीज और समझ में आया कि सर यहाँ पर याद रखना कि या तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अच्छा जितना भी निकाले हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा, किससे डिस्टेंस से, ये रिलेशन याद रखना है। सर ये आपको कैसे पता चला सर, अरे खुद देखो ना भाई, हर केस में डिस्टेंस ज्यादा आया है डिस्प्लेसमेंट कम आया, हर केस में डिस्टेंस ज्यादा आया डिस्प्लेसमेंट कम आया, कब, या तो डायरेक्शन जब चेंज कर दिया, डायरेक्शन अगर सेम है
डायरेक्शन अगर सेम है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो देखो दोनों बराबर। इसके अलावा कोई भी केस उठा लो, सब में कम है। इसका मतलब या तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो तो डिस्टेंस के या तो बराबर हो सकता है या तो कम हो सकता है। बराबर कब होगा? जब अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन, तब दोनों बराबर होगा। जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस से घट जाएगा, डिस्टेंस से कम रहेगा। ये पूरा कहानी देखे ऐसा हम यहाँ पर सेट कर दिए। चलो कुछ और क्वेश्चन बेसिक डेफिनेशन से आज के लिए, बस लास्ट स्लाइड है आज के लिए, ध्यान से देखें। जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल है, इसको बॉल है, इसको हम ऊपर फेंके, ऊपर फेंक के नीचे आया, एच हाइट तक गया और फिर ऊपर आ गया, तो आने में भी एच हाइट होगा, जाने में भी एच हाइट, तो आने में भी एच हाइट। भैया बॉल फेंके हमें आपको, जब बॉल फेंके तो कितना कवर किया? एच हाइट तक गया और वापस फिर आया तो एच ही हाइट आया होगा। तो बताना है कि ये ए था, ये डिस्प्लेसमेंट बताना है किसका? पार्टिकल का। या बॉल ले लो, या और लेंथ डिस्टेंस बताना है पार्टिकल का, डिस्टेंस भी बताना है पार्टिकल का क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है पार्टिकल का क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ। तो क्या डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखो, क्या जहां से चला क्या वहीं आ गया वापस? जहां से चला वहीं आ गया, तो इनिशियल से फाइनल मिलाएंगे तो जीरो हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्टेंस कितना होगा? तो एच चला एच आया तो 2h हो गया। तो इस बात को ध्यान में रखना है, हर जगह अप्लाई होगा, कोई जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल में, कहीं भी अब इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको अगर अप्लाई करना है, मान लो ये बॉल को यहां से ड्रॉप किया गया, ड्रॉप मतलब छोड़ना, कितना हाइट से? एच हाइट से ऐसे छोड़ा गया यहां से। तो बताओ इस बॉल का अभी जब छोड़ने पकड़े थे यहां पर एच हाइट पे, तो डिस्प्लेसमेंट बॉल का क्या होगा इस इंस्टेंट पर? इस इंस्टेंट पर छोड़ने से पहले ऐसे पकड़ रखे हैं, अब बताओ कितना होगा? तो क्या मेरा इनिशियल यहां है, अरे मान लो, सॉरी हम जो बोल रहे हैं तो भूल गए, ध्यान से समझना। ये बॉल को जब ड्रॉप करेंगे तो क्या ये बॉल नीचे आएगा ऐसे? अरे भैया चलेगा तभी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर कर पाएगा ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे रुकने, ऐसे पकड़ रखे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया? नहीं, इसको छोड़ेंगे जाएगा तभी तो आएगा। तो जब बॉल यहां से यहाँ नीचे आया, ए पोजीशन से बी पोजीशन, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताना है बॉल का क्या होगा। तो बोल इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, क्या डायरेक्शन नीचे की ओर एरो बनेगा? अरे किधर क्यों एरो बनेगा? नीचे क्यों एरो बनेगा? तो बोलो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस एच हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या होगा? वो तो एच ही रहेगा, डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, उसको सीधा सीधी देखना है कि कितना कवर किया, तो ये हो जाएगा एच। ऐसे ही और केस बना सकते हो, मान लो एक टावर है एच हाइट का, यहाँ से बॉल को फेंका, फिर ये ऊपर से नीचे आया, मान लो ये ऊपर यहाँ से H1 है और यहाँ से यहाँ ये H2 है, लेकिन बॉल यहाँ से फेंका गया, टावर है ये क्या है? टावर है। तो टावर पर से फेंका गया है, अब बताना है बॉल का डिस्प्लेसमेंट, बॉल का डिस्प्लेसमेंट बताना है और डिस्टेंस भी बताना है बॉल का कितना होगा, दोनों बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से देखें, क्या ये इनिशियल है मेरा और ये क्या है? फाइनल। अरे बॉल नीचे गिरेगा ना, यही आएगा ना, तो फाइनल यहाँ। अब बताओ इनिशियल से फाइनल जब एरो बनाएंगे तो मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है? नीचे। नीचे क्या लेते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या लेते हैं? नेगेटिव। और कितना है? इनिशियल यहाँ, फाइनल यहाँ, ये वाला दूरी कितना है? एच, तो यहाँ होगा माइनस एच। सर माइनस क्यों लिए? अगेन डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल देखो नीचे की ओर है, तो माइनस एच। डिस्टेंस ऑफ द बॉल, ये वाला कितना कवर किया? H1, ये कितना किया? H2, तो ये हो गया H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। हालांकि ये सब बाद में हम सीखेंगे, हम तो बस प्रैक्टिस करा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए कि नेगेटिव पॉजिटिव कब लेंगे, जीरो कब होगा, ये आपको पूरा अच्छे से, ये बेसिक प्रैक्टिस हम आज कराए हैं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो सके। पहले बोले कोई दिक्कत हो तो बताओ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में। बेसिक डेफिनेशन आज क्लियर हो गया, इससे रिलेटेड थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल हम अगले क्लास में करेंगे। सवाल करने के बाद अगले क्लास में हम छोटा सा डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड,
का भी कहानी लगभग 2 से 3 क्लास बेसिक डेफिनेशन पे ही चर्चा करेंगे। स्पीड वेलोसिटी अगले क्लास में पढ़ लेंगे, फिर एक एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे, फिर हम लोग मोशन पे बात करेंगे। अभी तो जो जो जरूरी है हम उसका चर्चा कर रहे हैं। अभी हमको क्या क्या जरूरी है, डिस्टेंस का जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट का बेसिक डेफिनेशन हो गया, वैसे ही वेलोसिटी और स्पीड का जरूरी है उसका भी पढ़ लेंगे, वैसे ही एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे। जब ये सारा चीज हमारा हो जाएगा तब मोशन इन 1D स्टार्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ एंटर करेंगे, मोशन इन 2D में या मोशन अंडर ग्रेविटी में, फिर मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन इन 1D। अलग अलग तरीका से बिल्कुल सेपरेट और प्योर, हम बता रहे हैं ना, प्योर थ्योरी बताया जाएगा एकदम बिल्कुल सेपरेट सेपरेट। जैसे आप आज देखे होंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर बेसिक डेफिनेशन से अच्छा खासा प्रैक्टिस करवा चुके हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अच्छा से होगा, अगली क्लास में क्वेश्चन भी कराएंगे, मजा आएगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। तो बस इस तरीका से एक एक चीज को आप ढंग से देखते रहिए और करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना एम, फोकस पे हमेशा कंसंट्रेट रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।